हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमने CFSE कैलकुलेट कर ली थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चतुष्फल के ज्यामिति में CFSE की गणना। ठीक है, कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हम CFSE की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो वही सेम प्रोसीजर होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्प्लिटिंग शो करेंगे कि कहाँ पर किसकी ज़्यादा होती है और किसकी एनर्जी कम होती है, किसकी एनर्जी लो होती है। ठीक है, तो ये देखो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जब टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर हम देखते हैं तो जो DX² माइनस Y² और DZ² की एनर्जी कम होती है और DXY DYZ और DZX की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का। अर्थात यहाँ E कक्षक निम्न ऊर्जा के और T2 कक्षक उच्च ऊर्जा के होते हैं। E तो होते हैं लोअर एनर्जी के और जो T2 होते हैं वो हाई एनर्जी के होते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर हम G को मेंशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि टेट्राहेड्रल जो ठीक है, तो G का हम यूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि G का जो मीनिंग होता है जीरेड मीन्स सिमेट्री। ठीक है, कि जिनमें सिमेट्री पाई जाती है उनके लिए हम G का यूज़ करते हैं, सममिति के लिए हम G का यूज़ करते हैं, और जिन ऑर्बिटल्स के अंदर सममिति नहीं पाई जाती उनके लिए हम G का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जो ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति होती है, अष्टफल की जो ज्यामिति होती है, उनको हम किसी भी तरीके से दो बराबर हिस्सों में कट कर सकते हैं, लेकिन जो टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है उसको हम दो बराबर हिस्सों में कट नहीं कर सकते। अर्थात कि जो टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है, जो चतुष्फल की ज्यामिति होती है, उसके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती, उनमें कोई भी सममिति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम G का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ भी ऊर्जा के संबंध में गुरुत्व के केंद्र का नियम लागू होता है। अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा E कक्षक में स्थान ग्रहण करने पर तंत्र का स्थायित्व -0.6 डेल्टी और T2 में स्थान ग्रहण करने पर ऊर्जा में 0.4 डेल्टी की वृद्धि होगी। क्योंकि उनमें क्या होता है कि देखो, जब टेट्राहेड्रल की अगर मैं बात करती हूँ तो स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से होती है। तो वहाँ E T2 के लिए तो जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, हाई, और E के लिए जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल लो होती है। इसी तरीके से स्प्लिटिंग शो करते हैं। तो जो पूरी इनके बीच का जो गैप है CFSE की वैल्यू है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, डेल्टा T। ठीक है, और डेल्टा T की वैल्यू कितनी होती है, 4/9 डेल O। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि देखो, ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर इनकी जो बीच का गैप है, तो टेट्राहेड्रल में हमने क्या देखा था, E के लिए कितना था 0.6 डेल्टी और इनके लिए T2 के लिए कितना था 0.4 डेल्टी। तो मैंने बोला था कि जिनके पास एनर्जी, जिनकी एनर्जी कम होती है, जिनकी एनर्जी कम होती है, इसका मतलब वो जो एनर्जी है वो एनर्जी को, वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, लेकिन वह एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, लेकिन जिनकी एनर्जी हाई होती है वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसने ये बोल दिया डायरेक्ट कि यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स के लिए T2 के लिए तो 0.4 डेल्टी की वृद्धि होती है, का इंक्रीमेंट लगता है 0.4 डेल्टी का, लेकिन यहाँ पर 0.6 डेल्टी में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। और डिक्रीमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, 0.6 के आगे क्या लगाएंगे, माइनस, और अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 0.4 डेल्टी। ठीक है, अष्टफल की ज्यामिति की भांति यहाँ भी प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र शंकुलों के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन जैसा पूर्व में बताया गया है कि डेल्टा T का मान इतना कम होगा कि T2 और E कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर इतना अधिक नहीं हो पाता है। ठीक है, कि इनके बीच की जो हमने देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस है, उसके केस में क्या होता है कि दोनों के बीच की, दोनों ऑर्बिटल्स के बीच की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन वीक लिगेंड के केस में बिल्कुल ही कम होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि यहाँ पर डेल्टा T का मान कितना होता है, 4/9 डेल O के करीब होता है। तो ये कहता है कि इतना नहीं हो पाता, डेल्टा T के मानों में जो इनका डिफरेंस है CFSE में इतना डिफरेंस नहीं हो पाता कि वो किसका निर्माण कर सके, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तथापि पूर्णता की दृष्टि से सारणी 2.6 में सभी संभव विन्यास वाले संकुलों के लिए CFSE की गणना की गई है। अब देखो इसके अंदर कि अगर यहाँ पर देखो, एक मैं बना लेती हूँ स्ट्रॉन्ग लिगैंड का केस और एक मैं बना लेती हूँ वीक लिगैंड का केस। ठीक है, दो कहाँ हैं, ऊपर, और तीन कहाँ पर हैं, न सॉरी, तीन ऊपर हैं और दो कहाँ हैं, नीचे। ये तो E वाला और ये T2 वाला, इधर भी E और इधर क्या है, T2।
ठीक है। ये हम लेंगे, इसमें स्ट्रॉन्ग लिगैंड का फिल करेंगे, इसमें हम वीक लिगैंड का फिल करेंगे और कैलकुलेट करते चलेंगे हम साथ साथ, ठीक है। नीचे वाले के लिए हम क्या लेते हैं -0.6 और ऊपर वाले के लिए क्या लेंगे +0.4 डेल्टी, ठीक है। इधर ऐसे ही सेम सिचुएशन में कि 0.4 डेल्टी और इधर -0.6 डेल्टी, ठीक। अब उसके बाद देखो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब हम CFSE कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस हो चाहे वीक लिगैंड का केस हो, D1 में एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। और आप अबाउ ये पाउली एक्सक्लूजन रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन हम कहाँ पर फिल करते हैं, उसी ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करते हैं, ठीक है। तो हमने पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल कर दिया, ई में फिल कर दिया। तो इसके लिए D1 के लिए चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड का केस हो चाहे वीक लिगैंड का, दोनों में ही CFSE सेम कैलकुलेट होगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और कहाँ पर है -0.6 डेल्टी, तो इसके लिए पेयरिंग कोई हुई नहीं है। तो इसके लिए जब टोटल स्प्लिटिंग निकलेगी, CFSE कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे निकलेगी 0.6 डेल्टी माइनस, ठीक है। देखो D2 के लिए फिर निकालेंगे तो दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है हम वो कहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे। वीक लिगैंड में भी कहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे। तो सेम ही सिचुएशन होगी। तो D2 के लिए जब हम CFSE कैलकुलेट करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन हैं, कहाँ पर हैं -0.6 डेल्टी के अंदर हैं। तो उसके लिए जो CFSE कैलकुलेट होगी वो कितनी हो जाएगी -1.2 डेल्टी, ठीक है। अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड का केस D1 और D2 के लिए तो सेम ही होगा। अब D3 के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। D3 के लिए अगर मैं CFSE कैलकुलेट करूँ तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएगा, नीचे ही पेयरिंग करेगा, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस है, इनके बीच का अंतर ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाता कि वो कहाँ पर चला जाए, ऊपर चला जाए। तो नीचे ही क्या कर लेगा, ये पेयरिंग कर लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन हैं और कहाँ पर हैं 0.6 वाले में, तो -0.6 डेल्टी। अब उसके बाद क्या होगा -1.8 डेल्टी, ठीक है। ये तो किसका हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगैंड का। लेकिन अगर मैं वीक लिगैंड के केस में अगर CFSE कैलकुलेट करना चाहूँ तो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा। तीसरा अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाएगा तो उसके लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया। और अगर कम होगा तो इसका मतलब जो तीसरे वाला इलेक्ट्रॉन है वो इतनी एनर्जी गेन कर पाता है, इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है कि वो कहाँ पर पहुँच जाए, ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद 2 तो कहाँ पर है -0.6 वाले में, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है 0.4 वाले में। तो 2 × -0.6 -1.2 प्लस में 0.4 तो कितना हो गया -0.8 डेल्टी। और यहाँ पे देखो पेयरिंग एनर्जी भी लागू हो गई है तो कितना आएगा +1 पाई, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसी के अंदर बता देती हूँ मैं D3 के केस में, ये तो किसका केस है, वीक लिगैंड का केस है। और ये किसका केस है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड का केस है। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड में नीचे ही पेयरिंग कर लेगा, नीचे पेयरिंग करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है -0.6 में। तो 3 × -0.6 कितना आ गया -1.8। और युग्मन ऊर्जा जो पेयरिंग एनर्जी है वो कितनी हो गई पाई। तो टोटल कितना हो गया -1.8 डेल्टी प्लस में पाई, ठीक है। अब चलते हैं हम D4 के केस में। तो वीक लिगैंड का केस में चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, क्योंकि नीचे तो 2 ही हैं, 2 ऑर्बिटल्स हैं और उन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। तो तीसरा भी कहाँ गया था वीक लिगैंड के केस में, ऊपर। तो चौथा भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से में है -0.6 में और 2 कहाँ पर हैं प्लस में 2 × 0.4। तो ये कितना हो गया -1.2 प्लस में 0.8 तो कितना आ गया -0.4 डेल्टी। यहाँ पेयरिंग नहीं हुई है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ है। और अगर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ, पेयरिंग नहीं हुई, तो यहाँ पर युग्मन ऊर्जा का भी यूज़ नहीं होगा। तो युग्मन ऊर्जा कितनी आएगी 0, ठीक है। और ये इसकी जो टोटल CFSE निकली है तो वो कितनी आ गई -0.4 डेल्टी, ठीक है।
अब उसके बाद जो D4 है, D4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस अगर हम लेते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्या करेगा, नीचे ही पेयरिंग करेगा, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा नहीं ले पाता कि वो कहाँ पर चला जाए ऊपर। तो कहाँ कर लेगा वो पेयरिंग, नीचे ही पेयरिंग कर लेता है, ठीक है। और अगर नीचे ही पेयरिंग करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन किस में हो गए, -0.6 में। तो टोटल जो CFSE कैलकुलेट हुई है वो कितने आ गई, -2.4, और 2 पेयरिंग हुई है तो क्या हो गया 2 पाई, तो -2.4 डेल्टा T प्लस में 2 पाई, ठीक है। अब उसके बाद देखो कि D5 का केस, D5 के केस में भी क्या होगा, 1 2 अगर वीक लिगेंड का केस लेते हैं तो 2 तो नीचे फिल हो गए और 3 कहाँ पर फिल हो गए, ऊपर फिल हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में है, 0.6 में, और 0.6 के आगे क्या लगेगा, माइनस, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन किस में है, 0.4 में, तो -1.2 और प्लस का 1.2, टोटल कितनी आ गई CFSE 0, ठीक है। पेयरिंग एक भी नहीं हुई है तो पेयरिंग एनर्जी भी, युग्मन ऊर्जा भी कितनी होगी 0, टोटल CFSE कैलकुलेट हुई तो कितनी आ गई 0, ठीक है। अब उसके बाद D5 का केस है, D5 का अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस लेते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल होगा, नीचे, दूसरा भी नीचे, तीसरा भी नीचे पेयरिंग करेगा और चौथा भी। अब चौथा जब पेयरिंग हो गई है तो 5वें के लिए यहाँ नीचे कोई जगह बची नहीं है, तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है उसको जाना ही पड़ेगा ऊपर, ठीक है। तो वो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पर है, -0.6 में, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है 0.4 में, तो टोटल CFSE कितनी आ गई -2.0, और पेयरिंग कितनी हुई है 2, ठीक है। अगर पेयरिंग 2 हुई है तो 2 पाई पेयरिंग ऊर्जा, जो पेयरिंग एनर्जी है युग्मन ऊर्जा, उसका हम यूज़ कर लेते हैं, तो -2.0 डेल T प्लस में 2 पाई, ठीक है। अब उसके बाद D6 का केस अगर हम लेते हैं तो D6 में वीक लिगेंड का केस लिया है ये, ठीक है। वीक लिगेंड में 1 2 3 4 5 छठवां अब आएगा, नीचे ही आएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पर है -0.6 में, और 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ है 0.4 में, तो -1.8 प्लस में 1.2, तो कितना आ गया -0.6, और कितनी पेयरिंग हुई है 1, तो 1 पाई का हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया, और टोटल CFSE कितनी कैलकुलेट हुई है -0.6 डेल T प्लस में पाई। ऐसे ही फिर D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस लिया तो 1 2 3 4 5वां और छठवां कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पर है -0.6 में, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है 0.4 में, तो टोटल जो CFSE कैलकुलेट हुई है वो कितनी आई है -1.6, और पेयरिंग कितनी हुई है 1 और 2, तो हमने कितनी पाई का यूज़ कर दिया 2 पाई का, ठीक है। टोटल हमने निकाली तो -1.6 डेल T प्लस में 2 पाई। ये टोटल कैसे निकाल रखी है, जो स्थायीकरण ऊर्जा निकाल रखी है CFSE जो कैलकुलेट कर रखी है, प्लस में युग्मन ऊर्जा, जब दोनों का एडिशन कर देते हैं तो हमारी टोटल CFSE कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। वो मैंने आपको जब कल ऑक्टाहेड्रल फील्ड में मैंने करवाया था तो मैंने डायरेक्ट ही टोटल CFSE कैलकुलेट कर दी थी, ठीक है। अब उसके बाद देखो D7, D8, D9 और D10 में सेम ही रहेगा, ठीक है। देखो मैं एक बार D7 का आपको फिल करके दिखाती हूँ कि D7 में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड में फिल करते हैं तो 1 2 3, चौथा भी कहाँ आएगा यहीं पर, 5वां, छठवां और 7वां। अगर वीक लिगेंड के केस में फिल करते हो तो 1 2 तीसरा ऊपर जाएगा, चौथा भी ऊपर जाएगा, 5वां भी ऊपर जाएगा, छठवां कहाँ आएगा नीचे, और 7वां कहाँ आएगा नीचे। तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस हो चाहे वीक लिगेंड का केस हो, D7 ऐसे ही फिर D8 में, D9 में और D10 में कोई फ़र्क नहीं होगा, सारे के सारे सेम ही होंगे, चाहे लिगेंड कैसा ही हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे फिर वीक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनमें देखो D7, D8, D9 और D10 की जो CFSE है वो कैलकुलेट कर रखी है। 4 किस्में हैं -0.6 में और 3 किस्में हैं 0.4 में, तो टोटल कितना हो गया -1.2, और पेयरिंग कितनी हुई है प्लस में 2 पाई, ठीक है। ऐसे ही D8 फिल करोगे तो 3 पेयरिंग हो गई, तो यहाँ 3 पाई का यूज़ होगा। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है -0.6 में, और 4 ही कहाँ पर हैं 0.4 में, ठीक है। ऐसे ही D9 का जब हमने देखा तो 5 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पर हैं 0.4 में, और 4 कहाँ पर हैं 0.6 में, तो 4 × -0.6 प्लस में 5 × 0.4 इज़ इक्वल टू -0.4, और टोटल पेयरिंग कितनी हुई है 1 2 3 4, तो 4 पाई का हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया, ठीक है। ऐसे ही D10 के लिए जो CFSE होगी वो कितनी आएगी 0, और टोटल पेयरिंग कितनी हुई है 5 पाई, तो हम क्या लिख देंगे 5 पाई, ठीक है।
अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर मैंने ये इसमें ऑक्टाहेड्रल के केस में भी बताया था। देखो जो पेयरिंग एनर्जी जो CFSE टोटल कैलकुलेट हुई है वो D5 और D10 के लिए कितनी आई है, 0। यहाँ भी कितनी आई है, D5 और D10 के लिए 0। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इनकी जब CFSE हमने कैलकुलेट करी है या इनका कुछ भी हम जैसे भी इनका यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वगैरह के लिए, तो ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड। ठीक है, कि जो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत अधिक स्थायी होता है आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की बजाय। ठीक है, तो ये CFSE मैंने कैलकुलेट आपको अच्छे से करनी बता दी है। अब उसके बाद है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट है आप लोगों का ये। ठीक है, तो आप मुझे, आपका होमवर्क है, आप मुझे कल सभी सेंड करोगे कि सबसे पहले लिख लो कि HW सभी पेज में करके सेंड करोगे CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कि CFSE कैलकुलेट करके दिखाओगे मुझे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, तो ये ज़रूरी था। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना। वो मैंने कुछ एक क्वेश्चन आपको सेकेंड ईयर में भी करवाए थे, लेकिन मैं अभी दोबारा से आप लोगों को वो करवाऊँगी। तो म्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है, n+2 का अंडर रूट। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो बोहर मैग्नेटोन होती है। वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, कल का जो काम रहेगा वो आपका यही रहेगा कि CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE कैलकुलेट करो कैसे करते हैं। क्लियर?